नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं उपेंद्र नाथ अश्क की रचना तौलिए। तौलिए पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ प्रश्न लिखवाना चाहती हूँ ठेले पर हिमालय से जो रह गए थे कल। तो लिखें आप। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो आप लिखें, किसी ऐसे ही क्षण में ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालयों से घिरकर ही तो तुलसी ने नहीं कहा था, एक डैश करके लिखें, कबहू हो यही रहनी रहोंगो, डॉट डॉट करके इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दें, खड़ी पाई लगाएं और फिर लिखें, कथन के आधार पर हिमालय के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। बिल्कुल प्रश्न आ चुका है, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 2018 के पेपर में आया है। प्रश्न महत्वपूर्ण है, बिल्कुल आपके भी आ सकता है फिर से। तो आप क्या लिखेंगे कि महाकवि तुलसी के इस कथन में संतों जैसा जीवन जीने की लालसा व्यक्त होती है। ठेले पर लदी बर्फ़ को देखकर लेखक के मन में भी हिमालय के बर्फ़ से मंडित सौंदर्य के बीच निवास करने की ऐसी ही उत्कट मनोकामना जाग उठी। उसने हिमालय के सौंदर्य को निकट से देखा था। हिमालय में स्थित कलियूर की घाटी का सौंदर्य देखकर लेखक स्तब्ध रह गया। वहीं से उसने प्रथम बार हिमालय के बर्फ़ से ढके शिखरों का दृश्य देखा। हिमालय के सौंदर्य में शांति, स्तब्धता, चिरंतन काल से जमी बर्फ़ के दर्शन होते हैं। वहाँ का संध्याकालीन सौंदर्य तो बहुत भव्य और मनमोहक होता है। चांदनी रात में हिम सोया हुआ सा प्रतीत होता है। गोमती नदी में हिम शिखरों की छाया मन को भावविभोर कर देती है। दूर से देखने पर भी हिम की शीतलता तन मन का स्पर्श करती प्रतीत होती है। इस प्रकार अद्भुत है हिमालय का सौंदर्य। और प्रश्न लिखें आप। वहीं मन रमता है। लेखक का मन कहाँ रमता है और क्यों? तो देखें, लेखक का मन हिमालय की ऊंची, श्वेत, पवित्र और बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों में रमता है। रमने का आशय लगना। ये चोटियाँ उसे उच्च मानवीय भावों को अपनाने की प्रेरणा देती है। मनुष्य को छोटी छोटी अर्थहीन बातों में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। उसको उच्च मानवीय आदर्शों के लिए स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। ऐसी प्रेरणा देता है हिमालय पर जमी बर्फ़। फिर देखो, एक बहुत सुंदर प्रश्न है, ठेले पर लदी बर्फ़ की सिल्लियाँ और हिमालय पर जमी बर्फ़ किन के प्रतीक है और आपको इनमें से क्या पसंद है? तो देखिए, ठेले पर लदी बर्फ़ की सिल्लियाँ मैंने बताया था आपको कि भौतिक जीवन और सांसारिक उलझनों की प्रतीक है, और इसके विपरीत हिमालय की ऊंची पर्वत श्रेणियों पर जमी बर्फ़ जीवन के श्रेष्ठ और उच्चतम आदर्शों की सूचक है। तो मनुष्य होने के नाते मुझे इनमें से जो दूसरी वाली यानी कि हिमालय पर जमी हुई बर्फ़ जो है वो पसंद है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप ज़रूर कर लेंगे। अब पढ़ते हैं हम तौलिए एकांकी। एकांकी शुरू होने से पूर्व हम उपेंद्र नाथ अश्क जी का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। जन्म उपेंद्र नाथ अश्क का सन 1910 ईस्वी में, मृत्यु सन 1996 ईस्वी में। उर्दू में लेखन यात्रा प्रारंभ करने वाले उपेंद्र नाथ अश्क हिंदी में लेखन हेतु मुंशी प्रेमचंद की प्रेरणा से अग्रसर हुए। राष्ट्रीय आंदोलन के झंझावाती दौर में उनकी रचनाधर्मिता का विकास हुआ। उन्होंने कहानी, नाटक, एकांकी, संस्मरण, आलोचना और अनुवाद सभी विधाओं में भरपूर कलम चलाई, यानी कि सब में खूब लिखा इन्होंने। नाटक एवं एकांकी विधा को नए आयाम देने वाले अश्क जी ने जनजीवन में व्याप्त रूढ़िवादिता, जड़ता एवं आडंबरों पर निर्ममता पूर्वक प्रहार करके मानसिक भावों व अंतर्द्वंद्वों का बखूबी चित्रण किया है। उपेंद्र नाथ अश्क की प्रमुख रचनाएं हैं
गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, सितारों के खेल, ये इनके उपन्यास है। 70 श्रेष्ठ कहानियाँ, जुदाई की शाम के गीत, काली साहब और पिंजरा, ये इनके कहानी संग्रह है। लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर्ग की झलक, भंवर, ये इनके नाटक है। अंधी गली, मुखड़ा बदल गया और चरवाहे, ये इनके एकांकी संग्रह है। एक दिन आकाश ने कहा, प्रातः प्रदीप दीप जलेगा, बरगद की बेटी और उर्मिया, ये इनके काव्य है। मंटो मेरा दुश्मन, फिल्मी जीवन की झलकियाँ, ये इनके संस्मरण है। अन्वेषण की सह यात्रा और हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय, ये इनका आलोचना ग्रंथ है। अब बात करते हैं हम प्रस्तुत एकांकी के विषय में। तो देखें, बहुत महत्वपूर्ण है ये जो पाठ परिचय है। यहाँ से बहुत सुंदर प्रश्न बनता है आपके कि तौलिए एकांकी की मूल संवेदना लिखिए, ठीक है, या तौलिए एकांकी का संदेश लिखिए। तो देखें, प्रस्तुत एकांकी तौलिए में शिष्टाचार, सभ्यता और तहजीब के नाम पर फैल रहे आडंबर, तहजीब यानी सलीका, सभ्यता एक ही बात है, तहजीब के नाम पर फैल रहे आडंबर व खोखलेपन को बखूबी अभिव्यक्त किया गया है। ये संवेदना है इसकी, मूल संवेदना यही है इस एकांकी की कि शिष्टाचार, सभ्यता और तहजीब के नाम पर जो आडंबर और खोखलापन फैल रहा है उसका वर्णन किया है लेखक ने। हमारी जीवन शैली में कृत्रिमता व दिखावटीपन पसरता जा रहा है। रिश्तों की प्रगाढ़ता यानी गहराई, शिथिल यानी कि कमज़ोर होती जा रही है, रिश्तों की गहराई खत्म होती जा रही है। स्वच्छता व सलीका पसंदगी का दिखावा हमारी आत्मीयता पर बोझ स्वरूप है, यानी कि साफ़ सफाई का दिखावा जो है वो हमारी आत्मा पर भार है, ऐसा लगता है। इन दिखावों में रिश्तों की गर्माहट लुप्त होती जा रही है, इनकी रिश्तों में से प्यार, रिश्तों का प्रभाव खत्म होता जा रहा है इस दिखावे के कारण। सहजता एवं सरलता से जीवन जीने में जो खुशी एवं आनंद मिलता है वह दूसरी जगह यानी वह अन्यत्र दुर्लभ है। जीवन का रहस्य बाह्य तड़क भड़क में नहीं बल्कि अंतर की दृढ़ता में है, आत्मा की मजबूती में है, भीतर की मजबूती से है। ऐसा ही कुछ इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो बहुत सुंदर एकांकी है तौलिए। आइए शुरू करते हैं हम। देखिए, एकांकी शुरू होने से पहले हम पात्रों के विषय में बात करते हैं। तो पात्र है यहाँ वसंत, चिंती, मधु, मंगला और सुरो। मुख्य पात्र है वसंत और मधु जो दंपति है, पति पत्नी है। मंगला इनकी नौकरानी है और चिंती जो है वो वसंत की भतीजी है। मधु सुरो जो है वो उसकी सहेली है। स्थान है नई दिल्ली। पर्दा वसंत के ड्राइंग रूम में उठता है। ड्राइंग रूम न बहुत बड़ा है और न छोटा, बहुत सजा हुआ भी नहीं है। बस क्योंकि वसंत एक 250 मासिक पाता है, यानी कि एक महीने के 250 रुपये उसकी तनख्वाह है। पर हालांकि 250 रुपये उस समय के बहुत होते थे, लेकिन नई दिल्ली की 250 यानी कि महंगा शहर है और वहाँ 250 रुपये कम ही है। लेकिन वह फर्म का मैनेजर है, इसीलिए टेलीफोन लगा है, इसीलिए कमरा भी सजा है। बाईं दीवार के साथ एक मेज़ लगी है, उस पर कागज़ पत्रों के अतिरिक्त क्या रखा हुआ है? टेलीफोन। मेज़ के इधर एक दरवाज़ा है जो अंदर कमरे में जाता है। मेज़ के उस और कोने में एक अंगीठी है किंतु
आग शायद इसमें नहीं जलती। ऐसा क्यों? क्योंकि अंगीठी का कपड़ा बहुत सुंदर है, उस पर सजावट की चीज़ें भी रखी गई हैं वैसी ही जैसी मध्यम वर्गीय घरों में होती है, लेकिन वे बिखरी नहीं है और बहुत करीने से सलीके से बहुत अच्छे तरीके से लगी हुई है। 2 पीतल के गुलदान दूसरी वस्तुओं के अतिरिक्त अंगीठी के दोनों कोनों पर रखे हुए हैं। इसी अंगीठी के कपड़े की लंबी झालर को छूता हुआ एक रेडियो सेट नीचे एक छोटी सी मेज़ पर रखा है, जिसके मेज़पोश का डिज़ाइन अंगीठी के कपड़े से मैच करता है और मधु की सुरुचि का पता देता है, यानी कि उसकी रुचि का पता देता है, यानी कि कमरे का जो रख रखाव है वो। हाँ, अंगीठी के ऊपर दीवार पर एक कैलेंडर लटक रहा है, जिससे कि मेज पर बैठे हुए व्यक्ति के एन सामने पड़े। कैलेंडर को एक नज़र देखने से मालूम होता है कि नवंबर का महीना है। ठीक है। अंगीठी के बराबर एक दरवाज़ा है जो रसोई में जाता है। इस दरवाजे से ज़रा हटकर सामने की दीवार के साथ एक बेंत की कोच का सेट है। इसके आगे एक तिपाही पड़ी है। सेट की गद्दियाँ सुंदर और सुरुचिपूर्ण हैं और तिपाही का कवर अंगीठी के कपड़े से मैच करता है। सामने दीवार की बाईं ओर कोच से जरा हटकर एक दरवाज़ा है जो स्नान गृह को जाता है। बाईं दीवार के साथ श्रृंगार की मेज लगी है, जिससे वसंत और मधु दोनों अपने टॉयलेट का काम ले लेते हैं। इसके ऊपर खूंटियों पर तौलिए टंगे हैं। मेज के दोनों ओर 2 कुर्सियां पड़ी है। दाईं दीवार में इधर को एक दरवाज़ा है जो बाहर जाता है। पर्दा उठते समय हम वसंत को श्रृंगार की मेज पर बैठे हजामत बनाते देखते हैं। तो ये तो था मधु और वसंत का घर, उसमें किस प्रकार से रख रखाव किया हुआ था। तो वो सारा रख रखाव देख कर के मधु की सुरुचि का भी पता चलता है। और पर्दा उठता है तो हम क्या देखते हैं, वसंत जो है श्रृंगार की मेज पर बैठा हजामत बना रहा है। वास्तव में वो हजामत बना चुका है और तौलिए से मुंह पोंछ रहा है। तभी रसोई के दरवाजे से स्वेटर बुनती हुई मधु प्रवेश करती है और क्या कहती है, मधु, ये फिर आपने मदन का तौलिया उठा लिया। मैं कहती हूँ आप देखो क्या शिकायत है मधु को कि वसंत कभी तौलियों का ध्यान नहीं रखता, कभी भी किसी का भी तौलिया उठा करके इस्तेमाल करने लगता है। तो देखो मैं पहले आपको ये बता देती हूँ यहाँ कि मधु और वसंत जो है दोनों में वैचारिक मतभेद है। मधु और वसंत में दोनों में वैचारिक मतभेद है। दोनों पति पत्नी हैं। मधु ने वसंत के साथ प्रेम विवाह किया है। मधु वसंत को और वसंत मधु को खूब चाहते हैं, लेकिन दोनों के बीच फिर भी विवाद होता रहता है। क्यों ऐसा? क्योंकि मधु एक ऐसे वातावरण से आई है जहाँ सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। वहाँ वह साफ़ सुथरा रहने पर जोर देती है और वसंत की आदत है कि वह कोई भी तौलिया ले लेता है। वह चाहती है कि वसंत अपना तौलिया और किसी काम के लिए निश्चित तौलिया ही प्रयोग करें, यानी कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग तौलिए रखे हैं। खाना खाने के बाद हाथ पोंछने को अलग तौलिया, शेविंग करने के बाद मुँह पोंछने को अलग तौलिया, स्नान करने को अलग तौलिया, और सबकी अपने अपने तौलिए। तो मधु ऐसा चाहती है कि वो निश्चित काम के लिए नियत तौलिया वही इस्तेमाल करे और अपना तौलिया ही इस्तेमाल करे, किंतु वसंत ऐसा नहीं करता है। वसंत जो हाथ में आ जाता है उसी तौलिए को इस्तेमाल कर लेता है। मधु चाहती है वसंत सुबह शाम बनियान बदले, वह पैर धोकर रजाई में घुसे, बिस्तर पर कुछ खाए पिए नहीं। कुछ बातें वसंत ने अपना ली थी, मधु के द्वारा कही गई, किंतु तौलिए का प्रयोग करने में बार बार चूक जाता है और यही कारण है कि मधु से विवाद भी होता है। वसंत को भी सफाई प्रिय है, किंतु सफाई को सनक बना लेना उसे अच्छा नहीं लगता है। उसे लगता है कि मधु उससे घृणा करती है। मधु भी खुद को बदलने की कोशिश करती है, परंतु अपनी आदत को छोड़ नहीं पाती है। ये समस्या है यहाँ। और अब आनंद लीजिए आप एकांकी का। हाँ, तो वसंत ने बिल्कुल हजामत बनाई है और तौलिया लेकर के मुंह पोंछने लगा है और इतने में मधु का प्रवेश होता है और वो कहती है, ये फिर आपने मदन का तौलिया उठा लिया। मैं कहती हूँ आप। वसंत मुंह पोंछते रुक कर के कहता है, ओह ये कमबख्त तौलिए, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। बात यह है हंसता है कि मदन के तौलिए छोटे हैं और हजामत के भी छोटे ही रहते हैं। मधु ने चिढ़कर कहा, और हजामत के तौलिए कैसे हैं जी? ज़रा आँख खोल कर देखिए।
हजामत की तौलिए कितने रंगीन है, 20 यूँ तो धारियाँ पड़ी हुई है उनमें, और मदन के कितने सादे। और यानी कि मधु क्या कहती है कि हजामत की तौलिए अलग है, वसंत की मधु उसके मदन की तौलिए, मदन जो है उनका बेटा है, उसकी तौलिए बिल्कुल अलग है। तो वसंत कहता है लेकिन रोएदार तो, यानी कि रोएदार तौलिए तो नहीं है उसके मदन के और हजामत के अलग अलग भेद बताता है। मधु कहती है बड़ा व्यंग्य करते हुए, दोनों हैं जी, आंखें बंद करके आदमी दोनों का अंतर बता सकता है। मैं कहती हूँ, वो कहने लगती है, तो वसंत बेचारा उसके पास कोई उत्तर नहीं है, तो वो जवाब देता है कि वास्तव में मेरा ध्यान दूसरी ओर था। लाओ मुझे हजामत का तौलिया दे दो, कहाँ है मुझे दिखाई ही नहीं देता। मधु कहती है खूंटी पर टंगा तौलिया उठा करके, यह तो टंगा है सामने फिर भी। वसंत, मैंने ऐनक उतार रखा है और ऐनक के बिना तुम जानती हो हमारी दुनिया खिसियानी हंसी हंसता है। मधु कहती है जी आपकी दुनिया, जाने आप किस दुनिया में रहते हैं। अब तो ऐनक नहीं, ऐनक हो तो कौन सा आपको कुछ दिखाई देता है। मुंह फूला दम से कौच में धंस जाती है और चुपचाप स्वेटर बुनने लग जाती है। वसंत हजामत का सामान रखता है और फिर अचानक उसकी ओर देखकर क्या कहता है, यानी कि मधु को क्या शिकायत है कि अब तो ऐनक नहीं है, लेकिन ऐनक हो तो भी आपको कौन सा दिखाई देता है। तब वसंत कहता है मधु से, तुमने फिर मुंह फुला लिया, नाराज़ हो गई हो। मधु व्यंग्य से, नहीं मैं नाराज़ नहीं, व्यंग्य से हंसकर कहती है वो, हालांकि नाराज़ है किंतु व्यंग्य करते हुए कहती नहीं मैं नाराज़ नहीं। वसंत कहता है तुम्हारा ख्याल है कि मैं इतना मूर्ख हूँ जो ये भी नहीं पहचान सकता। तो मधु कहती है उसी तरह हंस करके कि मैं कब कहती हूँ। वसंत, सामान तो ऐसे ही छोड़ दिया कुर्सी पर और उसकी ओर कुर्सी घुमाते हुए बोलता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने भावों को छिपा लेने की निपुणता तुम्हें प्राप्त नहीं है, यानी कि अपनी भावनाओं को छिपाने में तुम कुशल नहीं हो, पता चल जाता है। तुम्हारी उपेक्षा, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी समस्त भावनाएं तुम्हारी आकृति पर, यानी कि तुम्हारे चेहरे पर प्रतिबिंबित हो जाती है। तुम्हें मेरी आदतें बुरी लगती है, पर मैंने तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा, यानी कि तुम्हें धोखा नहीं दिया है। अपने संबंध में, अपने स्वभाव के संबंध में सब कुछ बता दिया था मैंने, अपने सब पत्ते बात को बीच में काट कर, मधु कहती है, मेज़ पर रख दिए थे, सब पत्ते मेज़ पर रख दिए थे, यानी कि अपना कच्चा चिट्ठा खोल दिया था। मैं जो कुछ भी हूँ, जो भी हूँ बता दिया था, यानी कि शादी से पहले। मैं कब इनकार करती हूँ, यानी मैं कब मना करती हूँ कि तुमने ऐसा नहीं किया। तो वसंत कहता है तुम्हारी यह हंसी कितनी विषैली है, यानी कि इसमें कितना विष भरा हुआ है तुम्हारी हंसी में, इसी तरह विष घोल घोल कर तुमने अपने स्वास्थ्य का सत्यानाश कर लिया है। वसंत कहता है कि ऐसे ही विष घोल घोल करके तुमने अपने जीवन में और अपने स्वास्थ्य को खराब कर दिया। मधु कुछ भी जवाब नहीं देती है, बिल्कुल चुप रहती है। और वसंत कहता है मैं तुम्हें किस प्रकार विश्वास दिलाऊं कि मैं स्वयं सफाई का बड़ा भारी समर्थक हूँ, मैं खुद भी सफाई का बहुत भारी समर्थक हूँ। मधु हंसती है और कहती है कि इसमें क्या संदेह है, यानी कि इसमें तो कोई संदेह नहीं, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, तुम सफाई के कितने भारी समर्थक हो। हाँ, वसंत कहता है और मुझे स्वयं गंदगी पसंद नहीं, कि मुझे खुद को भी गंदगी पसंद नहीं है। मधु सिर्फ हंसती है। क्यों हंसती है? क्योंकि उसकी नज़रों में तो वसंत बिल्कुल सफाई पसंद नहीं करता है। पर वसंत कहता है पर मैं तुम्हारी तरह अरिस्टोक्रेटिक यानी कि भव्य वातावरण में नहीं पला और मुझे नजाकतें यानी टीम टाम नहीं आती। हमारे घर में सिर्फ एक तौलिया होता था और हम छहों भाई उससे काम में लाते थे। वसंत क्या कहता है कि भाई तुम्हारी तरह भव्य वातावरण में नहीं जन्मा हूँ मैं, हमारे घर में एक ही तौलिया होता था और उससे 6 भाई बहन एक साथ एक तौलिए से 6 भाई बहन काम लेते थे। तब मधु कहती है आप मुझे अरिस्टोक्रेट कहकर मेरा उपहास करते हैं। मैं कब कहती हूँ 10-10 तौलिए हो, यानी कि आप तो मुझे ऐसा कहकर के मानो मेरा उपहास कर रहे हैं। तो मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि 10-10 तौलिए होने चाहिए एक इंसान के पास। तो वसंत कहता है 10 और किस तरह होते हैं, नहाने का अलग, हजामत बनाने का अलग, हाथ मुँह धोने का अलग, और फिर तुम्हारे और मदन के भी तो अलग अलग है। तो मधु बात को थोड़ा बदल कर कहती है लेकिन मैं पूछती हूँ इसमें दोष क्या है, जब हम खरीद सकते हैं तो क्यों ना 10-10 तौलिए रखें।
कल परमात्मा न करे हम इस योग्य न रहें तो मैं आपको बता दूं कि किस तरह गरीबी में भी सफाई रखी जा सकती है, यानी कि आज के समय में तौलिए खरीद करके हम भविष्य के लिए भी रख सकते हैं साफ़ सफाई के नज़रिए से। तौलिए न सही, खादी के अंगोछे सही, कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन जिस तौलिए से किसी दूसरे ने बदन पहुंचा हो उससे किस प्रकार कोई अपना शरीर पहुंच सकता है, ऐसा मधु कहती है। वसंत, मैं कहता हूँ हम 6 भाई एक ही तौलिए से बदन पहुँचते रहे, तो मधु कहती है लेकिन बीमारी। वसंत कहता है हम में से किसी को भी कोई बीमारी नहीं हुई, तो मधु कहती पर चर्म रोग, कि भाई चर्म रोग तो हुआ ही होगा एक दूसरे से। तो वसंत कहता है तुम्हें और मदन को तो कोई बीमारी नहीं, और फिर रोग इस तरह नहीं बढ़ता, यानी कि वसंत क्या कहता है कि तुम्हें और मदन को तो कोई बीमारी है नहीं कि भाई मैं तुम्हारा तौलिया हाथ लगाऊंगा और मुझे भी लग जाएगी। तो रोग ऐसे नहीं बढ़ता है, तो रोग बढ़ता है कमजोरी से, जब हमारे शरीर में रोग से लोहा लेने वाले लाल कीटाणु कम हो जाते हैं तब। फिर क्या कहता है वसंत कि भाई इस प्रकार से बीमारी नहीं बढ़ती है, बीमारी तो शरीर में यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो तो बढ़ती है। फिर चूहा सेदन का किस्सा सुनाता है मधु को, और हम चूहा सेदन का किस्सा सुनेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।